नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। नॉन एग्री मार्केट को अगर आज आप देखें तो आज चौतरफा तेजी यहां पर नॉन एग्री मार्केट में दिख रही है। चांदी में 1.5% से ज्यादा की तेजी है। 89,000 रुपए के नीचे फिसलने के बाद अब चांदी 91,850 के ऊपर जा चुकी है। गोल्ड की बात करें तो 1,200 रुपए का उछाल। 4 महीने के निचले स्तरों से कच्चे तेल में भी रिकवरी आ रही है और पूरे बेस मेटल्स पैक में आज अच्छी तेजी है। 0.25 से 1% तक की मजबूती है। हालांकि एग्री मार्केट भले ही में दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन नॉन एग्री मार्केट में आज काफी एक्शन है और एक्शन ऊपर की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए, मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की और आज हमारे साथ 4 मेहमान भी हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ निर्मल बंग से कुणाल शाह हैं, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से और साथ ही जिगर पंडित है शेर खान से। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चांदी की बात करेंगे। कुणाल जी, चांदी 89,000 के ऊपर के नीचे जाने के बाद वापस से 91,500, जिस तरह की उठापटक दिख रही है, जिस तरह की तेजी मंदी दिख रही है, क्या ट्रेडर्स को अभी दूर रहना चाहिए? कैपिटल प्रोटेक्ट करने का समय है या अभी भी मौका है यहां पे खरीदारी या बिकवाली का? क्या कहेंगे आप सर? नहीं, दूर रहना वो तो ठीक नहीं है। ट्रेडर को तो ट्रेडिंग करना ही है। मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में, यहाँ से सिल्वर में स्पेशली एक बॉटम शॉर्ट टर्म में बन गया है, ऐसा व्यू बन रहा है मेरा। और मुझे यहाँ से सिल्वर धीरे धीरे फिर से तेजी का रुख लेगा, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। 91,200-300 रुपया, 400 रुपया घटता है तो गोल्ड सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। और सिल्वर इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स 94,000, 94,500 ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, वो ऑलरेडी आना था, वो एक बार आ गया। अभी यहाँ से मार्केट इज गियरिंग अप टू गो अप। कि मार्केट फिर से नई तेजी की तैयारी कर रहा है। जहां भी करेक्शन दिखे, थोड़ी नरमी दिखे, वहां पर आप एंट्री चांदी में करें। क्या गोल्ड को लेकर भी सिमिलर व्यू है? आपको लग रहा है फिर से गोल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाने वाला है? 73,000 के करीब तो चला ही गया है। कुणाल जी, आपसे सवाल था सर। आई थिंक गोल्ड में भी सेम है मेरा व्यू। गोल्ड भी जो बॉटम बनाना चाहिए था, $2,300 का बॉटम लग रहा था मुझे, और मैक्सिमम 2,280, तो 2,315-20 का लो बनता हुआ हमने देखा कॉमिक्स पे। और उसके बाद बेसिकली चल क्या रहा है, यूएस की ओर से जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा कमजोर आ रहा है। कल कनाडा ने रेट कट किया, तो आई थिंक नाउ द रेट कट इज ड्यू इन यूएस। जुलाई महीने में, जून में नहीं बट जुलाई महीने में रेट कट आ जाना चाहिए। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी नीचे आना चालू हो गई है, सॉफ्टन हो रही है। तो ये सब इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि इसके जब रेट कट होगा उसके पहले ही गोल्ड और सिल्वर में शायद एक तेजी का दौर आ जाए। यहां से मैं कोई एक्सोबरेंट टारगेट नहीं दूंगा, बट एटलीस्ट फिर से 24, 40, 50 तक जा सकता है। ओके, इन्हें आपको लग रहा है कि फिर से यहाँ पर नई तेजी बन सकती है? जिस तरह की खबरें अभी आ रही हैं, जो भी इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं यूएस में, वो कमज़ोर लग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब के नंबर थे, एडीपी के जो डेटा आए थे, वो भी अनुमान से कमज़ोर थे और जो पुराने डेटा था उनको भी, वो जॉब के नंबर्स को उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया है। हालांकि इकोनॉमी की हेल्थ का पता लगेगा जब कल वहाँ पर जो नॉन फार्म पेरोल के नंबर, जॉब रिपोर्ट जब आएगी, उससे पता लग पाएगा कि रियल स्थिति क्या है। फिर वहां से फेड के रुख का पता लगेगा। लेकिन बाजार यही मानकर चल रहा है कि इस साल 2 कटौती हो सकती है और सितंबर में जो कटौती की संभावना वो बढ़ती जा रही है। जिगर पंडित जी, आप बताइए, इन खबरों के बीच में गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए आपकी सलाह क्या है? नमस्कार विश्व, नमस्कार। सभी को नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमारा व्यू तेजी है। इनफैक्ट जो पिछले वाले शो में, आपके शो पे आया था, तभी भी एक व्यूअर ने पूछा था व्यू, हमें तो अभी भी फिलहाल काफी तेजी लग रही है। जिस हिसाब से यूएस का डेटा थोड़ा सा वीक आ रहा है, रेट कट काफी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है, तो आने वाले दिनों में तेजी तो होनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है, वो भी लगभग फर्स्ट क्वार्टर में 290 टन ऑलरेडी बाई हुआ है। अप्रैल में लगभग 38-40 टन ऑलरेडी बाय हुआ है। सो ओवरऑल बाय एंड लार्ज डेफिनेटली बुलिश ही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी लेके। इनफैक्ट सिल्वर में अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें, 86,000 के नीचे ही रिवर्सल है। उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक तेजी करके ही चलना चाहिए। इनफैक्ट ऑप्शंस हालांकि लिक्विड नहीं है, बट थोड़े बहुत डेटा वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल तेजी का ही ध्यान है।
तो इंट्राडे के लिए हमें लग रहा है कि सिल्वर में बाय करना चाहिए 91,580 के आजू-बाजू, 400 के आजू-बाजू, और उसका स्टॉप लॉस 90,700 और उसका टारगेट 93,350 होना चाहिए। और इसी प्रकार गोल्ड में भी अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो 72,900 और 850 के आजू-बाजू बाय करना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस 72,450 होना चाहिए और टारगेट 73,700 होना चाहिए। तो ये सलाह, यानी आपका व्यू अभी भी पॉजिटिव है, आपको लग रहा है आगे भी तेजी दिखेगी। ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर खरीदारी के ही मौके दिख रहे हैं। मनोज जी, आप अपना व्यू बताइए गोल्ड और सिल्वर पे, आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल जैसा कि कुणाल ने बताया कि यहाँ पे कल हमने बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होते हुए देखी है। और हमने देखा है कि यूरोप में जो पीपीआई के नंबर है वहां भी मई मंथ में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो आज ईसीबी की तरफ से भी रेट कट जो है वो देखने को मिल सकता है। और जो फेड की पॉलिसी मीटिंग है वहां से अब ब्याज दरों में कटौती के संकेत हो सकते हैं। तो उसी के इनलाइन हमने जो यहाँ पे रिवर्सल सोने और चांदी की कीमतों में होते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि एक जो टेम्परेरी बॉटम फॉर्मेशन होना था वो होता हुआ दिख रहा है मार्केट में, और एक बढ़त जो है वापस यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो हमारा मानना है कि चांदी में 30.40 अब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आया इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में भी 89,000 के आसपास जो है सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। चांदी में 91,350 के स्तर पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। स्टॉप लॉस जो लगाना है 90,750 का। इंट्राडे के लिए लक्ष्य जो है वो 92,400 का रहेगा। और 2 से 3 दिन के लिए अगर हम लक्ष्य लेकर के चले तो फिर एक बार 93,500 तक के भी लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड में भी हमारा मानना है कि 2400 का जो स्तर है वो फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। और भारतीय बाजारों में 73,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी अब तीनों एक्सपर्ट्स की राय काफ़ी मिलती जुलती है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह ही आ रही है। रवि जी, आप सहमत हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट से? सब हम एनालिसिस ही करते हैं, एनालिसिस से सहमत होना ही पड़े। आई थिंक बेसिकली जो व्यू है मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव, एंड रेट का पूरा साइकिल रिवर्स हो रहा है। कुणाल ने जैसे बात की बैंक ऑफ कनाडा की, ईसीबी की आज पॉलिसी है, आज भी रेट कट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। हालांकि जैसे ईसीबी की ओर से कोई रेट कट आएगा इमीडिएट डॉलर में मूवमेंट आएगा, क्योंकि यूरो जैसे वैसे तो जेबीपी के सामने मल्टी ईयर लो पे है। तो आई थिंक ऐसे ही मुझे लग रहा है कि डॉलर के सामने पे वीक होगा। तो यूरो डॉलर इंडेक्स बास्केट का सबसे ज्यादा वेट वाला करेंसी है, तो थोड़ा टेम्पररी एक मूव डॉलर में आ सकता है, उसका एक ध्यान रखें। अदरवाइज कोई बड़ा रिस्क नहीं है। साथ में गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था वो कंफर्ट के बाद चला गया था, 23,000 के करीब ये रेशियो पहुंच गया था। अभी वहां से थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ चुका है, 19,000 के बिलो आज ब्रेक हुआ है। मुझे लग रहा है सिल्वर में ज्यादा कंफर्ट है। लेवल स्पेसिफिक बात करें, सिल्वर 91,800 के करीब प्राइस चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 91,230 का, और अपर साइड ऐसा लग रहा है कि 92,800 तक के लेवल दिखने चाहिए। गोल्ड भी पॉजिटिव है, हालांकि ये डेटा के करीब पोजीशन में अनवाइंडिंग कर ले, पहले प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करना चाहिए। अदरवाइज लेवल स्पेसिफिक 70,800 पे बाय करें, 72,580 के स्टॉप लॉस के साथ 73,220 तक के लेवल आपको गोल्ड में भी आते हुए दिख सकते हैं। नहीं, सिमिलर व्यू है आप सभी एक्सपर्ट्स का, आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी दिख रही है। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल भी 4 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी दिख रही है। हफ्ते भर में करीब 7% के गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। और यहाँ भी खबर यही है कि जो यूएस फेड के स्टांस में बदलाव की उम्मीद है 2 रेट कट की, और वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, उसका असर डिमांड पर होगा, और डिमांड बढ़ने की उम्मीद में ये तेज़ी आई है। लेकिन यही है कि जो डेटा है वो हालांकि क्रूड के स्टॉक बढ़े हैं, जो बाजार को घटने का अनुमान था। कुणाल जी, आप बताइए कच्चे तेल की चाल यहाँ से क्या दिख रही है आपको? कच्चे तेल में हमने एक अच्छी गिरावट देखी है, बट यूएस, यूरोप सब जगह पे स्लो डाउन आने के कारण जो डिमांड डाउनग्रेड का जो डाउनवर्ड साइड पे जो रिवीजन हुआ है वो मार्केट फिलहाल प्राइस इन कर रहा है। अभी इट्स लाइक अ पुश एंड पुल थियरी। अभी कल उठ के जब रेट कट होगा तब फिर से थोड़ा बहुत रिवाइवल आएगा, बट दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म थीम्स। सो अभी मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रही है क्रूड में। 6300 350 के आसपास फिर से आप सेलिंग कर सकते हैं 6100 के टारगेट्स के लिए, और क्रूड मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके राय में क्या क्रूड की चाल कैसी रह सकती है? क्या आपको भी लग रहा है यहाँ क्रूड में ज्यादा तेजी नहीं है, मंदी की संभावना ज्यादा है?
रवि जी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मंदी के चांस नहीं दिख रहे मुझे, लिमिटेड अपसाइड ही दिख रहे हैं। आई थिंक कि मंदी ऑलरेडी आ चुके हैं, 7% की गिरावट यही रीजन से आई है। साथ में यूएस में स्टॉक्स भी बढ़ा है, तो उसका भी कल इम्पैक्ट आना था। हालांकि प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहे थे। मुझे लग रहा है कि 6350 जो कुणाल का सेलिंग लेवल है, वहां तक मुझे प्राइसेस दिख रहे हैं। वो करीबन प्राइस से 125 पॉइंट ऊपर है, तो डायरेक्ट अप्रोच ना करें, क्योंकि वहां पे अपसाइड रिस्क मींस के है, डाउनसाइड रिस्क है एंड अपसाइड लिमिटेड है। तो आई थिंक ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन है। 6200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 110 के करीब बाय कर ले। 62 के स्टॉप लॉस के साथ 198 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है कि जो चाइना का पैकेज एज वेल एज जो रेट कट का साइकिल है, शायद प्रोबेबिलिटी है यहाँ से 100-150 पॉइंट के कप मूव आपको क्रूड में आते दिखे। तो ये व्यू आपका, इसलिए आप 6200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर रवि जी की तरफ से आ रही है। मनोज जी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? बिल्कुल, यहाँ पे मैं भी सहमत हूँ मेरे दोनों कोलीग से कि एक लिमिटेड अपसाइड ही दिखती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में जो स्टॉक्स है वो पीक समर ड्राइविंग सीजन होने के बावजूद भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है। हाँ, रेट कट की वजह से थोड़ा सपोर्ट कीमतों को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नजर नहीं आती है। इसके बजाय अगर रणनीति बनानी हो तो ये लेवल पे नेचुरल गैस में जो है इस रणनीति बनाई जा सकती है 228 के स्तर पर। इंट्राडे के लिए 224 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 236 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकता है। जिगर जी, आप बताइए कच्चे तेल पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? कच्चे तेल में हमारा व्यू बेरिश ही है। उसमें लग रहा है कि अभी 6225 के आजू बाजू चल रहा है, ऊपर में 6300 350 के आजू बाजू शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 6445 होना चाहिए और टारगेट लगभग 6100 होना चाहिए। उसका शॉर्ट टर्म के लिए अगर रिवर्सल देखें तो 6750 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक व्यू बेरिश ही है। और इसमें ऑप्शन में स्ट्रेटेजी, इनफैक्ट ऑप्शन के भी जो डेटा दिखा रहे हैं बेसिकली अभी भी उसमें भी वही दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। तो ऑप्शन में या तो फ्यूचर्स बाय करिए, जैसे पता है 6300 350 के आजू बाजू सेल करना चाहिए, या फिर पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए 6200 के आजू बाजू, जिसका प्रीमियम लगभग 100 रुपया है। तो लगभग इन्वेस्टमेंट लगभग प्रीमियम का 10-1000 का आजू हो सकता है, तो पुट लेके चल सकते हैं 6200 का। तो ये सलाह क्रूड को लेकर है। अच्छा, बेस मेटल्स की जहां फिर से आज तेजी दिख रही है, सभी मेटल्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉपर करीब 0.5% ऊपर है, 875 के ऊपर, जिंक 260 के बेहद करीब, एल्युमिनियम और लेड में भी तेजी, हालांकि लेड सपाट है लेकिन एल्युमिनियम करीब 1% ऊपर है, 241 के ऊपर। कुणाल जी, बेस मेटल्स की चाल किस तरह की दिख रही है अब यहाँ से? कुणाल जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। एक मिनट। कॉपर मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तर से थोड़ा बहुत अपसाइड और आ सकता है। सेम नैरेटिव एक ही है मार्केट में, रेट कट का नैरेटिव प्ले होने वाला है। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिर से $11,000 इमीडिएटली हो जाएगा, बट पुल बैक। सो 884 885 तक कॉपर जा सकता है, और ऑन द डाउनसाइड 871 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि वो रेट कट का सब कुछ डिस्काउंट करके चल रहे हैं, इस वजह से ये तेज़ी दिख रही है। अदरवाइज आप चाइना के इन्वेंट्री को देखें, चाइना के जो रिसेंट पीएमआई डेटा थे वो भी सपोर्टिव नहीं थे। आपको क्या लग रहा है जिगर पंडित जी, मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है आपको? सो मेटल्स में कॉपर की यदि बात करें तो हमें भी बुलिश ही लग रहा है। बेस में कॉपर लगभग 874 875 के बीच में बाय करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 870.50 होना चाहिए और टारगेट 884.50 होना चाहिए। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म की अगर रिवर्सल की यदि बात करें तो 840 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक बुलिश होके ही चलना चाहिए, तेजी करके ही चलना चाहिए। एक और खबर है शुगर की, उसकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर्स के। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, चीनी के दाम क्यों गिर रहे हैं? क्या उत्पादन ही वजह है, या कहा जा रहा है कि जो फॉरेन फंड हाउसेस हैं उन्होंने काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, इससे भी दाम इतने तेजी से गिर रहे हैं? क्या फंडामेंटल्स के हिसाब से ये दाम नीचे आ रहे हैं चीनी के? मैं समझता हूँ आपने जितने भी कारण बताए हैं ना, ये सारी चीजें मिलकर बाजारों को दबा रही हैं। देखिए, जहां तक फंडामेंटल्स का सवाल है, ब्राजील की क्रॉप में कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर बातें हो रही हैं कि 43 मिलियन टन के आसपास इस साल का प्रोडक्शन होगा। जहां तक थाईलैंड का सवाल है, थाईलैंड में भी प्रोडक्शन ठीक ही दिख रहा है और ऐसा लगता है कि शायद 11 मिलियन टन के आसपास हो जाए। चाइना में भी ठीक है, यूरोपियन यूनियन में भी मैं समझता हूँ कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है।
और हिंदुस्तान का जो मौसम है और जहाँ तक मॉनसून का सवाल है, वो अभी तक तो अच्छी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। तो कोई कारण नहीं फंडामेंटली कि बाजार क्यों ना प्रेशर में रहें। मैं समझता हूँ यही मेन कारण है कि जो फंड्स हैं वो इस बाजार को शॉर्ट कर रहे हुए हैं। वो जो शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि दे फील कि बाजार प्रेशर में रह सकता है। कि दाम आगे और कम हो सकते हैं, इस उम्मीद में उन्होंने इस तरह की पोजीशन बनाई होगी। अब आप सर बताइए, घरेलू बाजार के लिहाज से क्या इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम कम हुए, हालांकि अपने यहाँ वो पैरिटी थी भी नहीं, ऑलरेडी हम काफ़ी कम थे इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले, लेकिन उस गिरावट का असर यहाँ भी दिखा है? यहाँ भी दाम कम हुए हैं क्या? मिलों का क्या हाल है सर यहाँ पर? नहीं, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं बहुत दफा पहले भी बोल चुका हूं कि हिंदुस्तान की मार्केट तो टोटली इंसुलेटेड मार्केट है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका हिंदुस्तान में कोई खास असर नहीं होता। देखिए, अभी तो इन दिनों में इलेक्शन थे तो गवर्नमेंट ने चीनी की रिलीज हर महीने बेइंतहा दी, 2.7 मिलियन टन दी, फिर 2.5 दी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बाजारों को प्रेशराइज करके रखी हुई थी। पर चूंकि गर्मी का माहौल है, वो इस पीरियड में कंजम्पशन भी डेफिनेटली बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ इन सब के बावजूद भी जो हिंदुस्तान के बाजार धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, तो डेफिनेटली शो करता है कि बाजार में डिमांड अच्छी है। पर एक चीज मैं और जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, हिंदुस्तान में डिमांड भी अच्छी है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार कहीं बहुत ज्यादा भाग जाए, और गवर्नमेंट को मैं नहीं समझता कि कोई चिंता करने की, कोई भी अब कंज्यूमर को या गवर्नमेंट को किसी को चिंता करने की कोई जरूरत है। तो खैर इंटरनेशनल मार्केट में भी थाईलैंड और ब्राजील में भी के नंबर्स अच्छे हैं, और आपके पास भी मांग और सप्लाई की स्थिति बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल पे कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर तो है नहीं। रेगुलेटेड भी मार्केट है, तो यहाँ पर दाम तो ऐसे भी सप्रेस थे पहले से भी, तो उतनी गिरावट भी नहीं हो रही, तो मिलों के लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं है। सर, अब अगला सवाल होगा, जो नए सीजन की जो शुरुआत होने वाली है उससे पहले अब किस तरह के डेटा आ रहे हैं, सोइंग के कुछ अर्ली आंकड़े आ रहे हैं, और इस साल किस तरह का उत्पादन रह सकता है? 24-25 को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? देखिए, हमने आगे का अनुमान लगाना बिल्कुल कतई छोड़ दिया है। पिछले साल लोगों ने ये गलती की थी और बातें ये होने लग गई थी कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन केवल 29 मिलियन टन रह जाएगा, और ये सब बातें जिसके के चलते गवर्नमेंट ने जरूरत से ज्यादा नीजक रिएक्शंस किए। एथेनॉल, केन जूस का एथेनॉल और बीहेवी का एथेनॉल डाइवर्जन बंद कर दिया। तो ये बेहद नीजक रिएक्शंस थे, और अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जो अभी सीजन गुजर गया है, इसका भी 32 मिलियन टन से कम नहीं है प्रोडक्शन। और अगर सुक्रोज के लेवल पे बात करें तो मैं समझता हूँ 34.5 मिलियन टन के आसपास का अपना प्रोडक्शन है। तो मैं मानता हूँ करीबन 2.3 से 2.5 मिलियन टन डाइवर्ट हुआ है टुवर्ड्स एथेनॉल। तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए मैं आगे की क्रॉप की बातें नहीं करना चाहता, पर डेफिनेटली जो मॉनसून्स हैं और अभी तक के जो उसका प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी दिखती है। और अगर पानी अच्छा गिरता है तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रोडक्शन में पिछले साल के मुकाबले में कोई कमी आए। ये जरूर कह सकते हैं कि रकबा थोड़ा इस साल कम है, पर अगर रकबा कम रहा है तो मैं समझता हूँ वो काफी कुछ कॉम्पनसेट हो जाएगा बेटर रिकवरी से। और बेहतर तेल की रिकवरी जो साल कर्नाटका में कम रही वो बेहतर हो सकती है अगले साल। क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा भी था कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून की स्थिति कमजोर थी, लेकिन इस बार उस तरह की स्थिति नहीं है, जो काफ़ी फेवरेबल है शुगर केन के लिए, गन्ना के लिए, और उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। और हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा डाइवर्जन की भी इजाज़त यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। वक्त कम है, आगे फिर बात होगी, और एग्री कम्युनिटी की बातचीत कर लेते हैं, मसालों की बातचीत कर लेते हैं। रवि जी बताइए फटाफट से सर, मसालों में आज तेजी दिख रही है, टर्मरिक भी अब फिर से तेज हो गया है शुरुआती नरमी के बाद, जीरा 29,500 के ऊपर जा चुका है, धनिया भी तेज है, बताइए क्या करें इन तीनों में? मेरे हिसाब से धनिया एंड टर्मरिक में बाय का ध्यान देना चाहिए। धनिया में बाय करें, 17,700 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाय करना चाहिए।
स्टॉप लॉस लगा 17,520, टारगेट 18,000 का रहेगा। और धनिया भी काफी अच्छे रिकवरी के साथ ट्रेड हो रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करे वहां भी, दोनों के टर्मरिक एंड धनिया के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की रिकमेंडेशन है। 7500 पे जुलाई प्राइस चल रहे, बाय करे 7420 के स्टॉप लॉस के साथ, और 7700 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। कुणाल जी, आपका व्यू मसालों पर? मेरा तो एक ही मसाले पे तेजी का व्यू है, वो है टर्मरिक। टर्मरिक अभी भी शॉर्टेज कंटिन्यू है। सो जब तक नया सोइंग नहीं होता है, नई सोइंग कितनी होती है, ये सब वॉलेटिलिटी में अभी भी टर्मरिक भले थोड़ा नीचे आया है, बट बेटर बेट टर्मरिक ही है। यहाँ पे टर्मरिक भी है, हालांकि अभी डिलीवरी का भी दबाव है, जून का महीना है, 10 जून के आसपास क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी और मॉनसून की खबर से भी थोड़ा दबाव ज़रूर आया है। लेकिन आगे थोड़ा पोजिशनल व्यू मीडियम टर्म में कुणाल जी को टर्मरिक पसंद है। ग्वारसीड ग्वारगम काफ़ी समय से, लंबे समय से दायरे में है। मनोज जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? दायरा बना रह सकता है विश्वमोहन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे कीमतें सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी भी यहाँ पे लगता है कि जो जून का ग्वारसीड है वो 5,300 से 5,440 यही रेंज बनी रहेगी। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ 10,325 से 10,650 ये एक रेंज जो है वो बनी रह सकती है। तो ये व्यू है ग्वार को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, रवि जी, कुणाल जी और जिगर पंडित जी, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को कमोडिटी मार्केट पर पूरी राय दे दी।